तो जैसा हमने आपसे वादा लिया था कि चुनाव के इस मौसम में हम आपको बिहार के कुछ पुराने मुस्लिम ख़ानदान जो पॉलिटिक्स में लगातार एक्टिव रही है और आज भी उस परिवार के कोई ना कोई शख्स पॉलिटिक्स में यानी सियासत में एक्टिव हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जिस इंसान की फैमिली लीगेसी और उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, उस इंसान का नाम है तारिक अनवर। जी हाँ, तारिक अनवर फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी के मेंबर हैं और उसी के टिकट पर कटिहार से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चुनाव का रिज़ल्ट अब क्या आएगा तो वो तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल वो कांग्रेस के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं। और उनकी सियासत की जो शुरुआत हुई यानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो उनका हिस्सा है वो साल 1977 से आज तक जारी है। तकरीबन 50 साल का उनका पॉलिटिकल करियर है, क्योंकि उन्होंने साल 1972 से सियासत की शुरुआत की थी। तो अब पूछिएगा कि कोई इंसान 50 साल से भारत की पॉलिटिक्स में क्यों टिका हुआ है और वो सियासत की इतनी ऊंचाई पर, सियासत की इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंचा। तो इसकी बहुत सारी वजूहात है, तो उसी वजूहात पर हम आज रोशनी डालने जा रहे हैं। तो उसकी शुरुआत होती है साल 1910 की दहाई में, जब एक शख्स बिहार के, उस वक्त गया ज़िला था, आज खुद वो जगह ज़िला है, यानी बिहार के अरवल ज़िले का एक शख्स अपने गांव से निकलकर इंग्लैंड जाता है और वहां से बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर वापस भारत लौटता है। ये शख्स कोई और नहीं, तारिक अनवर के दादा हैं, जिनका नाम है शाह मोहम्मद ज़ुबैर। जी हाँ, शाह मोहम्मद ज़ुबैर बैरिस्टर थे, इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से बैरिस्ट्री करके जब वापस भारत आए तो पटना में प्रैक्टिस शुरू की। तो पटना में उनसे पहले जो कुछ बड़े बैरिस्टर जो उनके एल्यूमिनाई थे वो स्थापित नेता थे, जिसमें अली इमाम, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, मज़हरुल हक का नाम बहुत ही काबिल ज़िक्र है। और ये वही दौर है जब बिहार मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो इन सारे लोगों का उन्हें बहुत सपोर्ट मिला, चूँकि एक एल्यूमिनाई दूसरे एल्यूमिनाई के साथ करता ही है। तो उसके बाद शाह ज़ुबैर साहब की शादी होती है मुंगेर में और फिर वो मुंगेर में चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे ही उन्होंने अपनी सियासत की वापस से शुरुआत की है, वहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स की। वहाँ पे उन्हें एक नौजवान शख्स मिलता है और उस इंसान का नाम है, बहुत ही मशहूर इंसान है, उस इंसान का नाम है श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं। एक नौजवान आदमी है जो वहाँ का बाशिंदा है, उसी ज़िले का। तो उस इंसान को साथ लेकर इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। और फिर किसान सभा बनाई तो खुद प्रेसिडेंट बने, इनको उपाध्यक्ष बनाया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने तो ये उपाध्यक्ष बने, म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन तो ये उपाध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का सिलसिला जारी रहा। और हद तो ये हो गया, जब शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब जेल गए तो श्री कृष्ण सिंह भी साथ में जेल गए। तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। यानी इन दोनों की जो जोड़ी है वो मुंगेर में बहुत मशहूर थी 1920 की दहाई में। और 1920 की दहाई वही दौर है जब भारत के बड़े-बड़े नेता पूरे भारत का दौरा कर रहे थे और जब वो लोग मुंगेर आए, तो शाह मोहम्मद ज़ुबैर के ही मेहमान हुए। उसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, जौहर की वालदा वगैरह का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है। और फिर जेल में ही शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब को अंग्रेज़ों ने पॉइज़न दे दिया था, जिससे उनकी सेहत बहुत गिरने लगी और 1930 में उनका इंतकाल हो जाता है, बहुत कम उम्र में, 46 साल की उम्र में। और उस वक़्त उनके जो बच्चे थे वो काफ़ी छोटे-छोटे थे और बाकी पॉलिटिक्स में या फिर अलग-अलग मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में उनके भाई थे। लेकिन उनकी जो भाई की जो पॉलिटिक्स थी वो अरवल में थी, और मुंगेर में जिनको उनका पॉलिटिकल विरासत मिला वो थे श्री बाबू। जी हाँ, श्री कृष्ण सिंह को उनकी विरासत मिली। तो ये एक चीज़ है। लेकिन जब भारत आज़ाद होता है 1947 के बाद, वापस से 1952 में चुनाव होने रहता है, तब श्री कृष्ण सिंह एक इंसान को जो उस वक़्त नौजवान है उसको अपने ऑफ़िस में बुलाते हैं और अपनी कुर्सी की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अगर आपके पिताजी ज़िंदा होते तो हम सभी लोग चाहते हैं कि वो इस कुर्सी पर बैठें, लेकिन आज वो नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उनके सियासत और आप उनकी विरासत को आगे बढ़ाएँ। और उस शख्स का नाम था शाह मुश्ताक अहमद। जी हाँ, शाह ज़ुबैर साहब के बेटा। यानी श्री बाबू ने उनको बुलाया और अपने इलाके से ले जाकर सिकंदरा शेखपुरा का जो इलाका है वहाँ से उन्हें 1952 में विधायक बनाया और 2 टर्म वो 62 में भी वापस विधायक बने। तो शाह मुश्ताक साहब 2 टर्म विधायक रहे और जिस इलाके से रहे वो इलाका श्री कृष्ण सिंह का इलाका था, वहीं से वो 2 टर्म विधायक रहे। श्री बाबू खुद उनको
इनके कैंपेन के लिए गए और कहा कि ये श्री कृष्ण सिंह के गुरु का बेटा है, तो गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। तो लोगों ने उनकी बात मानी और सपोर्ट किया, और शाह मुश्ताक साहब नौजवान आदमी थे और वो चुनाव जीत जाते हैं। इस तरह से 1930 के बाद से उनका इंतकाल हुआ ज़ुबैर साहब का। उनकी विरासत तकरीबन 20 साल के बाद, 20 नहीं 22 साल के बाद उनके बेटे को वापस मिली, यानी वो विधायक बने। और जब शाह ज़ुबैर साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जो दूसरे भाई थे, जिनका नाम था शाह मोहम्मद उमैर, वो भी जंग आज़ादी में हिस्सा लेते हुए जेल के अंदर कैद थे। तो उस वक़्त राजेंद्र प्रसाद ने ही उनको खबर दी कि आपके बड़े भाई का इंतकाल हो गया। जेल के अंदर थे, छूट नहीं सकते थे। आज के डेट का मामला नहीं है कि लोगों को पेरोल और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि आप मैयत में, तदफीन में, अंतिम संस्कार में आप हाज़िर हो सकते हैं। अंग्रेज़ों का दौर था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मुंगेर में वापस से जो पॉलिटिकल लीगेसी है वो शाह मुश्ताक साहब को मिली, और मुश्ताक साहब के ही बेटे हैं तारिक अनवर साहब। तो तारिक अनवर साहब को एक पॉलिटिकल जो फ़ायदा, एक पॉलिटिकल माइलेज इस तरह से मिला कि उनके दादा बड़े कांग्रेसी लीडर थे और स्वराज पार्टी में भी रहे, पंडित मोतीलाल नेहरू के करीबी थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू से के वालिद के, जी हाँ। तो उन्हीं के साथ पार्टी में भी थे, नौजवान आदमी थे, और नौजवान ही रहते हुए 46 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। और दूसरे उनके दादा यानी शाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब के जो दूसरे भाई थे, जिनका नाम शाह मोहम्मद उमैर था, वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे थे। अरवल और गया का इलाका उनका था, वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे, म्यूनसिपैलिटी के मेंबर रहे और अलग-अलग पद पे रहे। इसके अलावा काउंसिल में भी वो मेंबर बन के गए। काउंसिल के मेंबर शाह ज़ुबैर साहब भी रहे स्वराज पार्टी की तरफ से। तो शाह उमर साहब प्रॉपर कांग्रेस की पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो कांग्रेस में ही रहे। कई टर्म उनका जेल में जाना आना लगा रहता था। इसके अलावा उनका जो आवाम के लिए बहुत ही बड़ी खिदमत है। 1934 में जब ज़लज़ला आया, उसके बाद नदी ने अपना रुख बदल लिया, तो पूरा अरवल बर्बाद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अरवल को वापस से अपनी ज़मीन पे बसाया। तो न्यू अरवल का जो पूरा इलाका है, उमैराबाद का जो पूरा इलाका है, वो उन्हीं की देन है। तो वो फिर आज़ाद भारत में वो राज्यसभा के मेंबर रहे, 2 टर्म एमएलसी रहे, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब पूछिएगा, इसका डायरेक्टली तारिक अनवर से क्या लिंक है, उनको इसका क्या फ़ायदा मिला? तो वो कहानी शुरू होती है 1972 में। तारिक अनवर साहब पटना में बूथ लेवल या कह सकते हैं आप वार्ड लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे थे युवा कांग्रेस में। लेकिन जब सीताराम केसरी बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे और बड़े लीडर गुजरे हैं। सीताराम केसरी कटिहार से एमपी थे। तो 1972 के बाद सीताराम केसरी ने तारिक अनवर साहब का हाथ थामा, और वही वो इंसान हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी से तारिक अनवर साहब की पहली बार मुलाकात करवाई। और इसी मुलाकात में उन्होंने, यानी सीताराम केसरी ने, ये बात रखी कि तारिक अनवर साहब को चुनाव लड़वाया जाए। बहुत ही नौजवान इंसान थे, बहुत कम उम्र थी, 26 साल की उम्र हो रही थी। तो वैसे में इंदिरा गांधी ने पूछा कि बिहार में तो सारी सीट बुक है, किस सीट पे इन्हें चुनाव लड़वाया जाए। तो वैसे में सीताराम केसरी जिस सीट से एमपी बने थे, यानी कटिहार की सीट, वो सीट उन्होंने 1977 में तारिक अनवर साहब के लिए छोड़ दी, यानी सैक्रिफाइस कर दी। अब पूछेगा कि सीताराम केसरी ने ऐसा क्यों किया? असल में सीताराम केसरी दानापुर और उसी इलाके से आते थे। ये वही इलाका था जहाँ पे शाह उमैर साहब का अच्छा असर था, यानी अरवल से वो सारा इलाका आसपास का ही इलाका 50-60 किलोमीटर की दूरी में है। तो वैसे में उन लोगों के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। कुछ अच्छे बुरे सारे वक्त में लोग एक दूसरे का साथ देते थे। तो शाह उमैर साहब ने, जो सीताराम केसरी से बड़े थे, तो उन्होंने कई बार उनका फेवर किया था। तो ये चीज़ सीताराम केसरी साहब के जहन में थी कि तारिक अनवर साहब शाह उमैर साहब के पोता हैं, यानी ज़ुबैर साहब के छोटे भाई के पोता हैं, तो पोता हैं। तो इसी वजह कर कि उमैर साहब के पोता हैं तारिक अनवर साहब, तो वो उनको हर जगह आगे लेकर गए, यानी हर जगह उनको प्रमोट किया, हर जगह उनको लोगों के बीच में ले गए, और इस तरह से एक ब्लॉक भी नहीं, बस एक वार्ड की पॉलिटिक्स से तारिक अनवर सीधे नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में जाते हैं और यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वो सबसे पहले खुद संजय गांधी के करीबी होते हैं, फिर उनके इंतकाल के बाद राजीव गांधी के तो बहुत ही करीबी रहते हैं। पूरी कहानी, पूरी स्टोरी उस दौर की मशहूर है कि तारिक अनवर साहब का क्या रुतबा रहा था पॉलिटिकल इसमें। तो उसके पीछे उनके जो मेंटोर थे वो सीताराम केसरी थे। तो सीताराम केसरी मेंटोर इसलिए बने क्योंकि उनके कुछ ज़ाती ताल्लुकात थे। तो तारिक अनवर साहब का जो पॉलिटिकल कैरियर है, उसमें ज़ाती ताल्लुकात का बहुत
अहम रोल है। यानी बहुत अहम रोल से मुराद ये है कि उनके दादा ने बढ़ाया श्री कृष्ण सिंह को आगे, फिर श्री कृष्ण सिंह ने 22 साल के बाद उनके बेटे जब इलेक्शन लड़ने लायक हो गए तो उनको आगे बढ़ाया, 2 बार विधायक बनाया। दूसरे दादा ने सीताराम केसरी की मदद की थी, तो उसका एहसान लेते हुए सीताराम केसरी ने हर जगह तारिक अनवर को आगे बढ़ाया। तारिक अनवर साहब तकरीबन इस बार शायद 13वीं बार वो कटिहार सीट से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो इससे आप उनका समझ सकते हैं। और जो एक कहानी बहुत मशहूर है कि तारिक अनवर साहब ने 1999 में कांग्रेस पार्टी तोड़ के एनसीपी की बुनियाद डालने में अहम रोल अदा किया, तो उसके पीछे भी सीताराम केसरी है। असल में सीताराम केसरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनको प्रेसिडेंट के पद से हटाया गया, ये सारा इल्ज़ाम सोनिया गांधी पे लगा। तो वो जो पूरी पॉलिटिक्स थी, इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने सीताराम केसरी के साथ हुई बदतमीज़ी का या उनके साथ हुए दुर्व्यवहार, उनके साथ हुई जो निगेटिविटी थी, उसका बदला लेते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ही तोड़ दी। तो ये एक कहानी है आपस में। इसके अलावा तारिक अनवर के एक तीसरे दादा थे, यानी शाह उमैर के बाद एक और दादा थे जो खुद 2 बार एमएलए रहे हैं अरवल से, 67 और 69 में। लेकिन वो लीडर थे सीपीआई के, और उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन के फील्ड में। अरवल में उमैराबाद स्कूल, गर्ल्स स्कूल और दीगर कई स्कूल हैं जो उनके अपने निजी मतलब कंट्रीब्यूशन से वो सारे स्कूल खुले हैं। तो उनका नाम शाह मोहम्मद ज़ुहैर था, और उन्हीं की दी हुई ज़मीन पे आज की डेट में अरवल में सीपीआई का दफ्तर भी है। इसके अलावा तारिक अनवर साहब के जो ससुर हुए शुमाइल नबी साहब, वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर गुजरे हैं और मंत्री वगैरह भी रहे हैं, विधायक वगैरह भी रहे हैं, तो उनका एक अपना रोल है। तो कुल मिला के तारिक अनवर साहब के पास जो पॉलिटिकल लिगेसी है वो अपने दधियाल और ननिहाल की जानिब से तो है ही है, इसके अलावा उनके पास ससुराली लिगेसी भी है। इसके अलावा उनके बहनोई होते हैं अकील हैदर साहब, और उन्हीं के ख़ानदान के और भी लोग एमएलसी वगैरह भी रहे हैं अलग अलग दौर में, तो वो उनके रिश्ते में बहनोई रहते हैं। तो इस तरह से तारिक अनवर साहब की जो पॉलिटिकल लिगेसी है, वो फैमिली लिगेसी बहुत मजबूत रही। एक नेशनलिस्ट फैमिली से ये आते हैं, और इनका जो रोल रहा है इनके ख़ानदान के लोगों का, वो बहुत ही प्रोमिनेंट रहा है नेशनल बिल्डिंग में और हर अलग अलग काम में। तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा तारिक अनवर साहब को हुआ। लेकिन आम तौर पर ये माना जाता है कि तारिक अनवर साहब मास लीडर नहीं है, यानी ग्राउंड पे उनकी बहुत ज़्यादा उस सेंस पे पकड़ नहीं है कि वो कहीं गए तो उनके लिए 20,000 लोग उनके नाम पे जमा हो जाए। तो ये एक सच्चाई है, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ लीगेसी है, उनके पास सिर्फ़ ताल्लुकात है, उनके सिर्फ़ विरासत है। तो अब पूछिएगा कि तारिक अनवर साहब तो अब एक अच्छी खासी उम्र पा ली है उन्होंने, एक अच्छी खासे एज पे आ गए हैं, तो अब उनका वारिस कौन है? तो बेसिकली तारिक अनवर साहब फ़िलहाल अभी उसी रोल पे हैं जो उनके ख़ानदान का रोल था। यानी शाह ज़ुबैर साहब ने आगे बढ़ाया किनको? श्री बाबू को। फिर शाह उमैर साहब ने फ़ेवर किया किनका? राम लखन सिंह यादव, ये नाम याद रखिएगा, अक्सर शेर बिहार और अलग-अलग लक़ब से उनको कहते हैं। तो उनकी भी जो पॉलिटिक्स है वो अरवल से शाह मोहम्मद उमैर साहब के साथ ही शुरू हुई। उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, सीताराम केसरी को बहुत सपोर्ट किया। तो इस तरह से उन्होंने दूसरे को दिया। फिर उसके बाद श्री बाबू ने क्या बढ़ाया? उन्होंने उनकी औलाद को, यानी शाह मुश्ताक साहब को 2 बार एमएलए बनाया। फिर सीताराम केसरी को लीगेसी मिली, तो सीताराम केसरी ने तारिक अनवर को तारिक अनवर बनाया। तो फिलहाल अभी जो तारिक अनवर के जो पॉलिटिकल विरासत जिस इंसान को मिलती हुई दिख रही है, वो फिलहाल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे, उससे पहले लोकसभा और एमएलए वगैरह भी रहे हैं, जो खुद अरवल के रहने वाले हैं, जिनका नाम है अखिलेश कुमार। जी हाँ, अखिलेश बाबू, जिनको हम लोग जानते हैं। और फिलहाल उनका जो पॉलिटिकल विरासत है, फिलहाल तारिक अनवर साहब का, वो अखिलेश कुमार के ही पास जाता हुआ सामने से दिख रहा है। उन लोगों के बीच में आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, आपस में बड़े अच्छे निजी ताल्लुकात हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो बहुत सारा रोल है इस फैमिली का, तो उस पे तो बात हो सकती है, लेकिन यह जो वीडियो था इसका हमारा मकसद था आपको एक पॉलिटिकल फैमिली दिखाना, जिसकी विरासत आज तारिक अनवर साहब सँभाल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन, कोई सलाह या कोई शिकायत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।